Hello students, welcome in today's class. Today we are going to begin with the next aspect of this chapter, electrostatics. Students, जैसे आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास तक बात कर ली थी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में। समझ रहे हो आप क्या बात की थी? हमने बात की थी कि कैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में जाके कोई भी चार्ज पार्टिकल, जिसको हमने कहा था टेस्ट चार्ज, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स। क्या था फोर्स? F is equals to QE। याद है आप लोग को? आई होप आपने वो क्लास देख लिया, एंड इफ यू हैव नॉट वॉच दैट पर्टिकुलर क्लास देन यू मस्ट डू दैट, ओनली देन दिस क्लास विल मेक सेंस टू यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर दूसरी बात अब आप याद कीजिए, 11th में आपने क्या क्रोनोलॉजी पढ़ी थी? तो पहले आप लोग ने मोशन के बारे में पढ़ा था, फिर आपने फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। कौन से चैप्टर में? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और फिर आपने क्या बात की थी? वर्क, पावर, एनर्जी। यानी फोर्स के बाद अब आपको बात करनी चाहिए किसके बारे में? एनर्जी। तो यहां भी हम यही करने वाले हैं कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फोर्स को अब काफी हद तक समझ लिया है, तो अब हमें समझना चाहिए कि क्या होगा इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एनर्जी। राइट? समझ गए आप लोग? क्या है आज का टॉपिक? हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके स्टूडेंट, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें उससे पहले मैं जल्दी से क्विक रिकैप कर देता हूं 11th क्लास का वर्क पावर एनर्जी का। तो आपको दो चीजें पता होगी 11th क्लास के वर्क पावर एनर्जी के बाद, पढ़ने के बाद। क्या है वो दो चीजें? पहला, एनर्जी क्या होता है? तो आप बोलोगे एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी चीज में एनर्जी है यानी उसमें वर्क करने की एबिलिटी है। पर जैसे ही वो वर्क हो जाता है वैसे ही एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। यानी whenever work is done, energy gets transferred। मान लीजिए अगर अभी ये स्टाइलस है, इसको मैंने उठा के फेंक दिया, तो मैंने इस पे वर्क कर दिया, यानी मेरी एनर्जी तो डेबिट हो गई और स्टाइलस की एनर्जी क्रेडिट हो गई। यानी जब भी वर्क होता है स्टूडेंट्स, तब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। मैंने इस पे 10 जूल वर्क कर दिया, यानी मेरी केमिकल एनर्जी 10 जूल से कम हो गई और इस पेन की काइनेटिक एनर्जी 10 जूल से बढ़ गई। यानी एनर्जी कभी क्रिएट नहीं होती, कहीं ना कहीं से ट्रांसफर होती है, आप समझते हो। एंड व्हेनेवर दिस ट्रांसफर हैपेंस, दैट इज कॉल्ड वर्क। यानी वर्क की ये डेफिनेशन भी आप समझिए, दैट वर्क इज बेसिकली ट्रांजैक्शन ऑफ एनर्जी। वर्क क्या है स्टूडेंट्स? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। समझ रहे हो आप लोग? करे बात शुरू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात शुरू करते हैं। तो फिर वापस से, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो आप बोलोगे सर ये वो एनर्जी है जो किसी भी सिस्टम में इसलिए होती है क्योंकि या तो उसकी पोजीशन का वो कमाल है या उसकी कॉन्फ़िगरेशन का। दैट मींस द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये पेन है, इसके पास अभी पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि कमाल है इस पेन का नहीं, क्योंकि ये इस अर्थ की फील्ड में है, ग्रेविटेशनल फील्ड में है। अगर ये स्पेस में होता जहां और कोई नहीं होता, वहां इस पेन को छोड़ देते तो वहीं रहता, तो इस पेन में कोई एनर्जी महसूस नहीं होती। तो ये एनर्जी पेन की वजह से है या पोजीशन? आंसर है पोजीशन। पर ये अपने आप से नहीं आई स्टूडेंट्स। अगर मैं इस पेन को उठा रहा हूं तो मेरा वर्क ही तो इसको एनर्जी दे रहा है। ऐसे ही स्प्रिंग की बात कर लीजिए, एक स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, उसमें कोई एनर्जी नहीं है। आप आते हो और आप उसको क्या करते हो? कंप्रेस। तो जैसे ही आप उसको कंप्रेस करते हो तो क्या होगा? आप अपनी एनर्जी उस स्प्रिंग को ट्रांसफर कर रहे हो और स्प्रिंग में अब एनर्जी स्टोर हो गई, तो वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में स्टोर हो गई। आपका वर्क, आपकी मेहनत अब उसमें स्टोर हो गया, तो वो क्या है? फिर से पोटेंशियल एनर्जी। तो एनी फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी बिकॉज ऑफ पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए सब लोग? इमेजिन कर पा रहे हैं? चलो अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो मान लो मैं आपको फिर से वही एग्जांपल लेता हूं कि ये कोई फील्ड है इस सोर्स चार्ज Q की, और इसके बाहर एक और चार्ज पड़ा है, बाहर यानी फील्ड से बहुत दूर। क्या है उसका टेक्निकल नेम? हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था, क्या कहते हैं उसको? इंफिनिटी। इंफिनिटी पे कोई चीज पड़ी है, कोई दूसरा चार्ज पड़ा है, क्या होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी? जीरो। कोई एनर्जी नहीं है सर, जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा, एनर्जी हुई कहां? पर जैसे ही आप उसको कहां लेके आ गए? फील्ड के अंदर। अब आप सोचिए क्या होगा इसको छोड़ते ही? तो इसको छोड़ते ही सर या तो ये इसकी तरफ या इससे दूर अपने आप भागेगा, तो ऐसा लगेगा इसके अंदर एनर्जी क्या हो गई? स्टोर हो गई। तो ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है जो इस चार्ज में आ गई? कब आ गई? जब ये किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में आया।
इस पेन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कब आ गई? जब ये अर्थ की फील्ड में आया। तो जैसे मास दूसरे मास की फील्ड में जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी आती थी, वैसे ही चार्ज जब दूसरे चार्ज की फील्ड में जाएगा तो भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। हेंस द डेफिनेशन, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इट्स प्रेजेंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज पार्टिकल, राइट स्टूडेंट्स? देन फिर जो हम बात कर रहे थे कि इसका हम अकाउंट कैसे लगाएं, इसका हम हिसाब कैसे लगाएं कि कितनी एनर्जी। तो आप बोलोगे सर इस पेन को उठाने में जो आपने वर्क किया उसका हिसाब लगा लो तो पेन की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से इस चीज का हिसाब लगा लीजिए कि कितना वर्क करना पड़ेगा इसको फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर लाने में। इधर उधर मत ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कितना वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर लाने में, वो वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। पर इसमें एक लास्ट ट्विस्ट वो क्या है कि अगर मान लो मैं इस पेन को उठाता हूं तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, तो फिर मेरा वर्क पोटेंशियल नहीं पर काइनेटिक एनर्जी भी देगा। तो फिर मैं इसको ऐसे उठाता हूं कि इसके अंदर काइनेटिक आ ही ना पाए, यानी कैसे उठाता हूं? विदाउट एक्सेलरेशन। कैसे उठाता हूं? विदाउट एक्सेलरेशन। तो विदाउट एक्सेलरेशन कब उठा पाऊंगा मैं इसको? जब मैं एग्जैक्टली वेट जितना ही फोर्स लगाऊंगा, जितना नीचे वेट लग रहा है उतना ही मैंने लगाया, तो फिर काइनेटिक एनर्जी आ ही नहीं पाई। हेंस क्या हम कह सकते हैं कि जो एजेंसी इसको फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर ला रही है विदाउट एक्सेलरेशन, वही इसको पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। हेंस मैथमेटिकल डेफिनेशन इज it is equal to the work done in bringing a given charge from infinity to a point without acceleration by applying equal and opposite force of the existing electric force। यानी हमने क्या किया? हमने जो फोर्स लगाया वो इक्वल एंड ऑपोजिट था किसके स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फोर्स के। तो हमारा फोर्स ऐसे था कि इसका नेट फोर्स क्या हो गया? 0, और हेंस एक्सेलरेशन भी क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स? हेंस हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी? दैट इट इज इक्वल टू द वर्क डन इन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अच्छा सर, तो इसको लिख लो आप एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। ठीक है स्टूडेंट्स, कहां से लेके कहां तक? इंफिनिटी से लेके आर तक। पर अब इसमें क्या होगा कि हमें कौन सा फोर्स इजीली पता होगा, हमारा फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फोर्स। हमारा फोर्स भी तो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर ही है, ये इसके इक्वल एंड ऑपोजिट ही तो है। यानी एफ इलेक्ट्रिक या एफ एक्सटर्नल में क्या रिलेशन है? एफ एक्सटर्नल इज नेगेटिव ऑफ एफ इलेक्ट्रिक। तो अगर ऐसा है तो क्या हम अगले स्टेप में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इट इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट डी आर, इंफिनिटी से लेके आर तक। ये है डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की? नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ इलेक्ट्रिक डॉट डी आर। इस इंटीग्रेशन का नाम है लाइन इंटीग्रल। क्या नाम है स्टूडेंट्स? लाइन इंटीग्रल। तो इट इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ, जब आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल। नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। समझ गए क्या स्टूडेंट्स? कहां से बात शुरू हुई फिर से याद करते हैं। मैंने आपको एकदम बेसिक से बताया कि वर्क का मतलब क्या होता है, कि सर वर्क होता है जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, यानी वर्क करने से एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हो जाती है। अब अगर वो पोजीशन की वजह से आ रही हो तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमने कहा जितना वर्क करना पड़ेगा पोजीशन चेंज करने के लिए वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। पर अगर पोजीशन चेंज कर रहे हो तो सर काइनेटिक भी आ सकती है। तो कैसे पोजीशन चेंज करो? विदाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 0 कब होगा? जब आपका फोर्स और एग्जिस्टिंग फोर्स एक दूसरे के क्या होंगे? ऑपोजिट। सब लोग समझ गए कहां से बात शुरू हुई थी, कहां आ गई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात तब होगी जब कोई एक चार्ज किसी दूसरे की फील्ड में जाएगा। जब कोई एक चार्ज किसी दूसरे की फील्ड में जाएगा। ठीक है क्या? पक्की बात है? सबको समझ में आ रहा है कि हमने कहां से बात शुरू की थी? अब लास्ट बात जो मैं हमेशा कहता हूं, स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं पूछता हूं इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? किसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फोर्स का।
तो बोलता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। नहीं, वो सिर्फ तभी है जब पॉइंट चार्जेस हो, याद करिए। कूलम्स लॉ सिर्फ किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्जेस। बिल्कुल वैसे ही ध्यान से सुनिएगा, अगर सोर्स चार्ज, इफ सोर्स चार्ज is a point charge, if source charge is a point charge, तो फिर क्या होगा? तो सर फिर आप इलेक्ट्रिक फोर्स को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड है और डी आर वेक्टर का डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड है, यानी दोनों डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है, यानी थीटा क्या हो गया? बोलिए, 0। तो हमने ये मान लिया है कि अभी ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव होंगे तो आपको पता है अपने आप वो चीज उल्टी हो जाएगी। कैसे, आओ समझते हैं। तो अभी क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी? तो ये हो गया माइनस ऑफ के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर कॉस 0, क्योंकि याद रखिए जब भी डॉट हटता है तो कॉस थीटा जरूर आता है, इंफिनिटी से लेके आर तक। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई स्टूडेंट्स? माइनस के क्यू क्यू बाहर आ गया, ये किसका इंटीग्रेशन बचा? आर की पावर -2 का, क्योंकि आर स्क्वायर है नीचे तो वो आर की पावर -2 बन गया। आर की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? -2 + 1 अपॉन -2 + 1। सही बात है क्या स्टूडेंट्स? सबको समझ में आ रहा है? तो क्या हो गया फाइनल आंसर? मैं ऊपर लिख देता हूं, क्या आ गया फाइनल आंसर? तो फाइनल आंसर आ गया के क्यू क्यू, राइट स्टूडेंट्स? माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस है, ये भी -1 है, और आर की पावर -1 है, उसको क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन आर। सब लोग जानते हैं 1 अपॉन आर क्यों लिख सकते हैं? आर की पावर -1 है इसलिए। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई? के क्यू क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू क्यू अपॉन इंफिनिटी, तो अपॉन इंफिनिटी है तो वो टर्म तो वैसे भी 0 हो गई। हेंस पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ गया? तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया के क्यू क्यू अपॉन आर। तो फोर्स का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए क्या था? के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? के क्यू क्यू अपॉन आर। तो कहां से बात शुरू हुई थी? बात शुरू हुई थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो अब एक नई एनर्जी आ गई आपकी लाइफ में। अभी तक आप पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे सिर्फ दो चीजें जानते थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग, पर अब से एक और एनर्जी कौन सी आ गई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब एक और बात, सर क्या होता अगर ये नेगेटिव चार्ज होता? तो यानी ये अनलाइक चार्जेस होते तो फिर होता फोर्स अट्रैक्टिव। फोर्स क्या होता स्टूडेंट्स? अट्रैक्टिव। तो अपने आप ही इलेक्ट्रिक फोर्स इधर होता तो एक्सटर्नल उधर होता, तो अपने आप लास्ट में ये टर्म जो आती वो माइनस आ जाती ना, माइनस। तो अपने आप ही वो चीज ऐसे एडजस्ट हो जाती अगर एक प्लस होता एक माइनस होता। तो बेस्ट तरीका क्या है कि याद रखिए कि ये कैसी क्वांटिटी है सर? स्केलर क्वांटिटी है। तो हमेशा चार्ज को कैसे पुट करना? विथ साइन। चार्ज को कैसे पुट करना डियर स्टूडेंट्स? विथ साइन। तो अपने आप ही अगर दोनों प्लस या दोनों माइनस होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ जाएगी। अब पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है कि इंफिनिटी पे एनर्जी 0 है, इसको यहां छोड़ दोगे तो यहां से इंफिनिटी अपने आप चला जाएगा, यानी इसकी एनर्जी 0 से ज्यादा है। कोई भी चीज ज्यादा एनर्जी वाली जगह से कहां जा सकती है? कम एनर्जी वाली जगह। तो यहां इसको रख दिया, ये अपने आप यहां चला जाएगा, आपकी कोई जरूरत नहीं है ना। पर अगर एक प्लस होता और एक माइनस होता तो इसकी एनर्जी कैसी आ जाती? नेगेटिव आ जाती। अब नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ये इसके पास जाना चाहेगा, यानी इसको फील्ड से बाहर ले जाने में उल्टा आपको वर्क करना पड़ेगा। हेंस अब इसकी एनर्जी 0 से भी कम हो गई, यानी 0 वाली जगह जाने में भी इसको एनर्जी चाहिए रहेगी। समझ रहे हो बात को? यानी इस बार पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव कब है? जब दोनों लाइक है। नेगेटिव कब है? जब दोनों अनलाइक है। तो उस केस में उल्टा सेपरेट करने में एनर्जी लग जाएगी। अभी तो सेपरेट ये मतलब खुद ब खुद हो जाएगा, उल्टा आपको इसको पास लाने में एनर्जी लगेगी। समझ रहे हो? और इसीलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो हमेशा क्या आती थी स्टूडेंट्स? नेगेटिव आती थी, -GMM अपॉन आर। तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही माइनस होती थी, क्योंकि वहां तो आपको हमेशा एनर्जी देनी ही पड़ेगी मास को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि मास में तो फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है। यानी कंक्लूजन ये भी निकाला जा सकता है कि इफ द फोर्स इज अट्रैक्टिव then potential energy is negative. If the force is repulsive, then potential energy will be positive.
कितना कुछ सीख लिया हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। मैं फिर कह रहा हूं, फॉर्मूला ये नहीं है, फॉर्मूला ये है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। कॉपी डाउन एवरीथिंग दैट आई हैव टोल्ड यू एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। जो बातें मैंने कही वो भी अपने तरीके से लिखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात क्या करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की। इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। कोई भी फील्ड मान लीजिए और आप कोई एक पॉइंट से कोई दूसरे पॉइंट पे चार्ज को ले जा रहे हैं, यानी इस बार फील्ड के बाहर नहीं जा रहे, ऑलरेडी वो किसी लेवल पे है, वहां से अब आप उसको दूसरे लेवल पे ले जा रहे हो, तो भी वर्क तो करना ही पड़ेगा। इस बार वर्क करना पड़ेगा एनर्जी देने के लिए नहीं, एनर्जी चेंज करने के लिए। हेंस उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। क्या बदल जाएगा स्टूडेंट्स? कुछ नहीं, एक छोटा सा ऑल्टरेशन होगा। वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन, राइट? तो वो क्या होगा? एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, आर ए से लेके आर बी और आर इनिशियल से लेके आर फाइनल, तो वो किसके बराबर होगा? माइनस एफ इलेक्ट्रिक डॉट डी आर, आर ए से लेके आर बी, और यही आपका किसके बराबर होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हेंस इसे हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। दूसरी बात स्टूडेंट्स जल्दी से समझना, अगर वही बात है इफ पॉइंट चार्ज हो, तो यही वर्क किसके बराबर हो जाता? आप लोग समझते ही हो, माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर, आर ए से लेके आर बी, तो ये वर्क डन किसके बराबर आ जाता? के क्यू क्यू अपॉन आर बी माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर ए, तो कि क्या बात है कि वर्क डन किसके बराबर आ गया? क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, जैसा हमने कहा। हेंस अगर आप घूम फिर के वापस वहीं आ जाते तो वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ क्या हो जाता? 0। अगर क्लोज पाथ पे आ जाते वापस तो वर्क डन क्या हो जाता? 0। या फिर वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है? तो इट इज अ फंक्शन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। किस किस का फंक्शन है स्टूडेंट्स? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। किसका फंक्शन नहीं है? पाथ का। इसका फंक्शन नहीं है, पाथ का। कोई सा भी पाथ ले लो, वर्क डन सेम आएगा। हेंस हम क्या कह सकते हैं कि ये कैसा फोर्स है, कैसी फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं कहूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसी फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड। कैसी फील्ड है स्टूडेंट्स? कंजर्वेटिव। याद है आपको 11th क्लास में आपने पढ़ा था, कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड वो होते हैं जिनमें क्लोज पाथ पे वर्क 0 होता है या वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कैसी फील्ड है? कंजर्वेटिव। लिख डालिए, आगे बढ़ते हैं। अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये कई बार बोल भी देते हैं कि शो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, तो आपको यही शो करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात क्या है? तो इसके बाद हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कई बार इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस का मतलब क्या होता है, मैं आपको वो भी समझाता हूं। कि जैसे मान लो यहाँ पे एक कोई सोर्स चार्ज है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 2 मिलीकूलम, ठीक है, कितनी है? 2 मिलीकूलम। और यहाँ पे एक और टेस्ट चार्ज है जिसकी वैल्यू है -1 मिलीकूलम, और ये कितना डिस्टेंस पे रखे हैं? लेट्स से 1 सेंटीमीटर। ओके, और आपसे उसने पूछ लिया फाइंड द वर्क डन टू मूव द चार्जेस 1 सेंटीमीटर फर्दर अपार्ट। क्या पूछ लिया? 1 सेंटीमीटर फर्दर अपार्ट। तो आप समझ गए। तो फिर आप वर्क डन निकाल रहे हैं तो बेसिकली आप क्या निकाल लीजिए? क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। क्यू फाइनल जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? के क्यू क्यू अपॉन आर फाइनल माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर इनिशियल। तो वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स? के की जगह 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज को साइन के साथ पुट करना है, यानी 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -3 विथ अ नेगेटिव साइन, यस।
अपॉन आर। आर फाइनल क्या है स्टूडेंट्स? तो आर फाइनल हो जाएगा फर्दर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी आर फाइनल हो जाएगा 2 और आर इनिशियल हो जाएगा 1। सही है क्या? ऐसा ही कुछ सोच लिया था क्या आपने? तो वर्क डन कितना आ रहा है यहाँ पे? तो ये आ जाएगा 18 माइनस 18 इंटू 10 की पावर 3। सही है, -3 और +9, और ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 100, यानी क्या हो जाएगा -50। सही है क्या? 50 माइनस 100 यानी -50। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 18 यानी कितना 90 इंटू 10 की पावर 4 जूल, यानी 9 इंटू 10 की पावर 5 जूल। इससे ही पता चल रहा है कि चार्जेस कितना स्ट्रांगली एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, कि आपको अगर इस डिस्टेंस को सिर्फ 1 से 2 भी करना पड़ रहा है तो भी आपको इतना वर्क करना पड़ जाएगा, जो कि मिली कूलम के ऑर्डर के चार्ज हैं। तो माइनस प्लस को अगर आपको दूर करना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, यानी वो नेगेटिव एनर्जी में, यानी उनको इन्फिनिटी तक सेपरेट करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया सब लोगों को? आई होप। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 चार्जेस Q, 2Q माइनस 4Q आर प्लेस्ड एट द 3 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो मान लो इसको मैं कह देता हूं A, इसको मैं कह देता हूं B और इसको मैं कह देता हूं C। हमें बताना है पूरे सिस्टम में कितनी एनर्जी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो A को लाए, जितना वर्क करेंगे सिस्टम को बनाने में वही तो उसकी एनर्जी होगी। तो मान लो आप ए को लेके आए, तो ए को लाने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? 0। सोचो क्यों? क्योंकि जब आप ए को लाए तो और कोई तो है ही नहीं, तो एनर्जी बन ही नहीं पाई, क्योंकि एक चार्ज किसी दूसरे की फील्ड में जाएगा तब एनर्जी बनेगी ना। तो अभी तो आप ए को लाए हो, तो ए को लाने में तो कोई वर्क हुआ ही नहीं। फिर आप किसको लाए? मान लीजिए बी को। तो जब आप बी को लाए तो फिर वर्क कितना होगा? मान लीजिए ये साइड कितनी है ए, तो कितना वर्क होगा? के क्यू 2Q अपॉन ए। सही है क्या? के क्यू 2Q अपॉन ए। क्यू की वैल्यू 2Q की वैल्यू हम बाद में पुट कर देंगे, अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं। फिर हम किसको लाए? सी को। अच्छा, जब हम सी को लेके आए तो ऑलरेडी वहां पे बी भी था और ए भी था, यानी सी को लाते समय आप किसकी फील्ड में उसको लेके आए? किसकी फील्ड के अगेंस्ट लेके आए? आंसर है ए एज वेल एज बी, क्योंकि ए भी है और बी भी है, दोनों है तो दोनों की फील्ड है, तो उसकी दोनों की वजह से एनर्जी होगी। तो सी का पहले ए की वजह से जो करना पड़ेगा वर्क, वो कितना होगा? के क्यू माइनस 4Q अपॉन ए। फिर सी का बी की वजह से जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा? के माइनस 4Q इंटू 2Q अपॉन ए। यानी टोटल वर्क अब जो आपको करना पड़ेगा वो क्या होगा? ए को लाने का वर्क प्लस बी को लाने का वर्क प्लस सी को लाने का वर्क। और जब आप ये तीनों टर्म्स लिखोगे तो फिर क्या होगा? आपको ऐसा लगेगा सर ये तो तीनों इंटरैक्शन आपने प्लस करके लिख दी है। इसको आप कह सकते हो सिस्टम की सेल्फ एनर्जी। क्या कह सकते हो स्टूडेंट? सिस्टम की सेल्फ एनर्जी। तो तीनों को सम कर दीजिए, स्केलर एडिशन है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। इतना वर्क पूरे सिस्टम में, इतनी एनर्जी आपने पूरे सिस्टम को दे दी उस सिस्टम को बनाने में, तो अब वो उसके पास किसके फॉर्म में है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। अच्छा, क्या फर्क पड़ जाता अगर मैं पहले सी को लाया होता? यानी अगर मैंने ए को कहा Q, बी को कहा 2Q और सी को कहा -4Q, तो पहले सी को लाते तो क्या आंसर अलग आता? नहीं। वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसको पहले लाते या तीनों को साथ लाते तो भी आंसर यही होता। तो हमें जो सबसे कन्वीनियंट लगा, जो सबसे इजी लगा, हमने वो कर दिया कि हम पहले ए को लिया है, फिर बी को लिया है, फिर सी को लिया है। ठीक है, तो आपको तो ऐसे समझ लेना है कि जितने भी चार्जेस हैं, जितने इंटरैक्शन हो रहे हैं वो सारे ही तो लिखने हैं। ए बी का, फिर बी सी का और सी ए का, तीनों ही टर्म तो आ गई। अभी कल को 4 होते तो कितनी टर्म्स आ जाती? तो मान लो अभी 4 भी होता, डी भी होता, तो फिर क्या होता? ए बी, बी सी डी, डी ए, फिर भाई ए बी सी सी डी और डी ए, फिर बी डी और ए सी, यानी कितने इंटरैक्शन हो जाते हैं? 6। हाउ मेनी इंटरैक्शंस? 6। तो क्या हम ऐसा भी कह सकते हैं, दो दो के कितने पेयर बन रहे हैं ये निकालना है,
तो आप सीधे क्यों ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज कर लीजिए, यानी NC2, जिसको आप लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में N इंटू N माइनस 1/2 इंटरैक्शन हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर N3 है स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 2/2, यानी कितनी 3। ये मैं बायो स्टूडेंट्स के लिए भी बता रहा हूं कि 3 इंटू 2/2 हो गया, क्योंकि n की जगह 3 डाल दिया। कल को 4 टर्म्स है तो कितनी टर्म्स हो जाती, 4C2, भाई ये था 3C2, तो अब ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3/2, यानी 12/2, यानी कितनी 6 हो जाती, 6 टर्म्स। 6 ही तो हो रही है, AB BC CD DA AC और BD, 6 टर्म्स आ गई। ऐसे ही 5 होता तो क्या होता सोच लीजिए, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सिस्टम की सेल्फ एनर्जी, जो सब एक दूसरे के इंटरैक्शन से एनर्जी बना रहे हैं। कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो द नेक्स्ट थिंग, कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। फटाफट से ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो ए पार्ट का आंसर यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालते हैं। तो कितनी टर्म्स आएगी, 3। तो आंसर क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन सी प्लस के Q1 Q3 अपॉन बी प्लस के Q2 Q3 अपॉन ए। क्या यही आ रहा है आपका आंसर भी, ऐसे ही कुछ डिफाइंड है। अच्छा अब ये क्या है, स्क्वायर है और 4 चार्जेस रखे हैं। ट्राई कर लिया आप लोगों ने, तो कितनी बार ये टर्म्स आएगी, 1 2 3 4 बार टर्म्स आएगी साइड वाली। तो क्यों ना सीधे ही 4 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन एल लिख दिया जाए, और 2 बार टर्म्स आएगी डायगनल वाली, यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन √2l लिख दिया जाए, यानी 1 2 3 4 5 6 हो गया, इजी है। ऐसे ही सी पार्ट सोच लीजिए कि एक क्यूब है, तो क्यूब है तो कितने इंटरैक्शन होंगे, पहले तो ये पता कर लो। 8 चार्जेस है तो 8C2, यानी 8 इंटू 7/2, यानी कितने, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 7, यानी 28 टर्म्स आएगी। कितनी टर्म्स आएगी, 28। तो 28 टर्म्स आएगी, तो क्या करूं बोलो, 4 टर्म्स, या खुद सोचो एक बार, खुद सोचो। अगर ये क्यूब है तो टोटल एजेस कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तो हो जाएंगे एजेस। तो 12 टर्म्स तो आ जाएगी के क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर क्यों आ रहा है समझ रहे हो ना, आइडेंटिकल चार्ज है तो Q1 Q2 क्यू स्क्वायर हो गया अपॉन एल। फिर हर क्यूब मतलब में 6 फेसेस होते हैं और हर फेस के 2 डायगनल होते हैं, 1 और 2। हर फेस के 2 डायगनल होते हैं, तो 6 फेसेस है तो 12 डायगनल हो जाएंगे, यानी 12 टर्म्स कौन सी आएंगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन √2l, क्योंकि डायगनल की लेंथ कितनी होती है, √2l। फिर क्या बच गया, 12 12 24, 4 टर्म्स बच गई। 4 टर्म्स कौन सी बच गई, बॉडी डायगनल। अगर आप अपने रूम को एक क्यूब समझ लें तो एकदम आप देखिए टॉप राइट से लेके बॉटम लेफ्ट तक जो जाएंगे, यानी ये वाला जो होगा पूरा का पूरा डायगनल क्यूब का रूम का, वो उसकी लेंथ क्या होगी, √3l। और ऐसे कितने डायगनल्स होंगे, 4, 4 डायगनल्स। तो 4 डायगनल्स हैं तो 4 टर्म्स कौन सी आएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन √3l। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कहां से बात शुरू हुई थी कहां पहुंच गई। धीरे धीरे आपकी और दोस्ती होती जा रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से। याद रहे ये स्केलर क्वांटिटी है, और मत पूछ लेना इसकी यूनिट क्या होगी। क्या होगी यूनिट, के Q1 Q2 अपॉन आर। के की यूनिट क्या होती है, क्यू की यूनिट क्या होती है, आर की यूनिट क्या होती है, मत सोचिए। इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। अरे कोई सी भी एनर्जी हो, ऐसा यूनिट को आप क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे जूल। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया समझ में, बढ़े आगे, एक बार कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, तो द नेक्स्ट थिंग, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द प्रोटॉन शोन इन फिगर। तो ये प्रोटॉन है, इसको लॉन्च किया, कुछ कुछ आपको रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की याद आ जानी चाहिए थी, पर वहां लॉन्च अल्फा को करते थे। यहाँ अल्फा फिक्स है, मान लेते हैं मास है 4m और चार्ज है 2e, और लॉन्च किया प्रोटॉन को, चार्ज है e और मास है m। बहुत दूर से लॉन्च किया, जाएगा पास, जाएगा जाएगा जाएगा, और एक पॉइंट के बाद यू टर्न ले लेगा। क्यों यू टर्न ले लेगा, क्योंकि प्लस प्लस से क्या हो रहा है, रिपेल।
तो जैसे जैसे ये जा रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जा रही है स्टूडेंट्स? पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे इस पेन को अगर ऊपर फेंकता हूं तो क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जा रही है? पोटेंशियल। और हाईएस्ट पॉइंट पे जब जाता है तो पूरी काइनेटिक किस में बदल जाती है? पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल। या फिर ऐसे लिख लीजिए, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। अब के इनिशियल क्या है स्टूडेंट्स? हाफ एम यू स्क्वायर। यू इनिशियल क्या है स्टूडेंट्स? 0। के फाइनल क्या है स्टूडेंट्स? तो जब फाइनली यू इनिशियल 0 क्यों है? क्योंकि ये बहुत दूर से लॉन्च किया है, ये हमें मानना है। यानी कहां से लॉन्च किया है? बोलो, इन्फिनिटी। तो हम 11th क्लास में भी ये क्वेश्चंस करते थे कि कोई बॉल इंक्लाइन प्लेन से नीचे आई, ये हुआ वो हुआ, तो वहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी या तो स्प्रिंग वाली लिखते थे या ग्रेविटेशन वाली। ये क्वेश्चन मैं इसीलिए ले रहा हूं कि अब आपका पर्सपेक्टिव एक चेंज हो जाए और एक और नई तरीके की पोटेंशियल एनर्जी आपको अकाउंट में लेनी पड़ेगी। के फाइनल क्या है स्टूडेंट्स? 0, क्योंकि जब क्लोजेस्ट आएगा तो एक पल के लिए यू टर्न लेगा, और यू टर्न लेगा यानी उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? 0। अब यू फाइनल क्या होगा स्टूडेंट्स? तो के Q1 Q2 अपॉन आर मिनिमम। आर स्क्वायर मत बोल देना जल्दबाजी में, आर मिनिमम, ओनली आर। ठीक है, तो आर मिनिमम कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स? 4k ई स्क्वायर अपॉन एम यू स्क्वायर। क्या आ गया आर मिनिमम? 4k ई स्क्वायर अपॉन एम यू स्क्वायर। ये क्या हो गई? ये हो गई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इससे और पास नहीं जा पाएगा, और तेज, और पास जाना है तो और तेज लॉन्च करना पड़ेगा। यानी जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना ही क्लोज जाके आ पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये तो कोई बहुत मजेदार क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और एप्लीकेशन थी मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट की। मजा तब आएगा जब हम ये करेंगे। सोचो क्या होगा कि जब इसको लॉन्च किया इसकी तरफ क्लोजेस्ट अप्रोच कराने के लिए, ये भी फ्री टू मूव था। तो आप बोलोगे सर फिर तो ये जब इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो ये वही फोर्स इधर एक्सपीरियंस करेगा। अब ऐसा होगा, ये तो है नहीं कि जब ये चलेगा तो ये रुका रहेगा, वो भी चलने लगेगा। तो जब वो चलने लगेगा तो उतना करीब नहीं जा पाएगा जितना पिछले केस में जा पा रहा था। ट्राई करिए क्या होगा। वीडियो को पॉज करिए, इसको फ्री कर दीजिए, फ्री टू मूव, क्योंकि तभी तो आप सोच रहे होंगे इसके मास का क्या काम। तो इसके मास का काम अब होगा जब अल्फा पार्टिकल भी क्या होगा? फ्री टू मूव। तो अब जब अल्फा पार्टिकल फ्री टू मूव होगा, स्टूडेंट समझिएगा बात को, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा। जैसे इसको लॉन्च किया वो आगे चल पड़ा। मान लो इसको लॉन्च किया 100 से, जैसे लॉन्च किया स्टूडेंट 100 मीटर पर सेकेंड, तो ये काफी तेज इसके पास जा रहा है, पर धीरे धीरे स्लो डाउन होता जा रहा है। और ये जो रुका हुआ है ये धीरे धीरे स्पीड अप होता जा रहा है। अब आप खुद सोच लो, आप किसी का पीछा कर रहे हो, आप शुरू में तो तेज भाग रहे हो पर धीरे 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 होते जा रहे हो, और जो आप जिसका पीछा कर रहे हो वो तेज होता जा रहा है। यानी आपकी स्पीड तो कम होती जा रही है और उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। फिर भी एक बात, फिर भी आपकी स्पीड तो ज्यादा ही है ना, भले ही स्लो होती जा रही है पर ज्यादा ही है ना। तो जैसे जैसे आप स्लो हो रहे हो और वो फास्ट होता जा रहा है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों की स्पीड इक्वल हो जाएगी, क्योंकि एक कम होता जा रहा है एक बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा दोनों की स्पीड सेम हो गई, दोनों की स्पीड सेम हो गई, उसके बाद वो और तेज हो गया और आप और धीरे हो गए, फिर तो डिस्टेंस फिर से बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि वो आपसे अब तो दूर जाने लगेगा। यानी क्लोजेस्ट कब आए आप? तो इस बार आप क्लोजेस्ट कब आए? व्हेन both will have same speed, dear students. Both will have same speed. अच्छा, लेट्स से वो सेम स्पीड क्या है? v। तो वो सेम स्पीड आप कैसे निकाल सकते हो? मोमेंटम कंजर्वेशन। देख रहे हो, जितना फोर्स इस पे उतना ही फोर्स इस पे, तो दोनों फोर्स क्या हो रहे हैं? कैंसिल आउट। तो अगर दोनों को सिस्टम ले लें तो नेट फोर्स 0, और ऐसे में हम क्या करते हैं? मोमेंटम कंजर्व। तो इसका मोमेंटम था mu, इसका था 0, और अब क्या हो जाएगा? mv और 4mv। तो यहां से v की वैल्यू क्या आ जाएगी? u/5। v की वैल्यू क्या आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स? u/5। इसका मतलब क्या हुआ कि जब क्लोजेस्ट आए दोनों, तब दोनों की स्पीड सेम थी, u/5। तो फॉर एग्जांपल अगर ये 100 था तो क्लोजेस्ट तब आएंगे जब दोनों की स्पीड 20-20 हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर ये 20 से स्लो होता जाएगा और वो 20 से फास्ट, और फिर तो वो दूर ही हो जाएगा।
तो अब हमें पता है, तो वापस इसको लिखें, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, के इनिशियल क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर, यू इनिशियल क्या है 0, के फाइनल क्या है, इस बार 0 नहीं है, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ 4 mv स्क्वायर प्लस के Q1 Q2 अपॉन आर मिनिमम डैश। तो यहां से जब आर मिनिमम डैश आप निकालोगे तो वो आएगा 5k ई स्क्वायर अपॉन एम यू। बी की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, u बाय 5। तो क्या समझ में आई बात, इस बार क्लोजेस्ट कितना जा पा रहा है, उतना नहीं जितना पिछले केस में जा पाया था, उससे थोड़ा और मतलब कम पास जा पाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा क्यों जा पा रहा था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल फिक्स था तो अप्रोच और इजी थी। अब अल्फा पार्टिकल भी फ्री टू मूव है तो अप्रोच उतनी इजी नहीं होने वाली। अच्छा क्वेश्चन है, एक आइडिया देने के लिए कि कैसे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कंपोनेंट भी अब ऐड करना होगा। पर अभी भी लाइफ इजी चल रही है क्योंकि हम अभी क्या कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको हम एक्सटेंडेड बना लेंगे, पर आप पहले इसको कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो आपने कॉपी कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं अब फटाफट से। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो आपने समझ लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कोई सिस्टम के पास कितनी एनर्जी है और अगर उसको बदलना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आप लिख दोगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, के Q1 Q2 अपॉन आर लिख रहे हैं। यानी कुल मिला के डिस्कशन अब ये हुआ, अगर कोई चार्ज ने फील्ड बना ली है तो उसने फील्ड के हर पॉइंट पे एक एनर्जी स्टोर करवा दी है, जो कि तब मिल जाएगी जब भी कोई चार्ज वहां पहुंचेगा। तो पोटेंशियल वर्ड का भी मतलब यही होता है ना, एबिलिटी। भाई इन जनरल पोटेंशियल की, भाई इसमें ज्यादा पोटेंशियल है, इसमें कम पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल का मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी चीज की एबिलिटी हो सकती है। तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब वही है कि कितनी एबिलिटी है फील्ड की उस पॉइंट पे एनर्जी देने की। तो जैसे ई आपको बताता था फोर्स गिविंग एबिलिटी, क्या बताता था स्टूडेंट्स, फोर्स गिविंग एबिलिटी। यार जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है यानी वहां ज्यादा फोर्स है। वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताएगा, बी से हम इसको डिनोट करते हैं एनर्जी गिविंग एबिलिटी। इतना सिंपल बना देता हूं मैं आपको इसके लिए, मतलब इसको आपके लिए, ठीक है। क्या है ये बोलो, एनर्जी गिविंग एबिलिटी, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। फोर्स गिविंग एबिलिटी तो कैसे स्टैंडर्डाइज किया कि सर पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो फोर्स है वो फील्ड है, वैसे ही पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल होगा। यानी पोटेंशियल और कुछ नहीं बल्कि क्या होगा, उस पॉइंट पे एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्या होगा स्टूडेंट्स, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। हेंस इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलम। क्या यूनिट होगी स्टूडेंट्स, जूल पर कूलम, जिसको आप लोग चाहो तो क्या कह सकते हो, वोल्ट। तो हम लोग बोलते हैं ना 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, तो अब उसका मतलब क्या है, उसका मतलब बहुत ही सिंपल है, दैट इट इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट और ऑफ दैट पॉइंट। यानी क्या फर्क आ गया, पिछले केस में जहां गिवन चार्ज था यहां यूनिट चार्ज हो गया। यानी पोटेंशियल और कुछ नहीं है बल्कि एनर्जी फॉर यूनिट चार्ज है और कुछ भी। यानी आपको फायदा फिर वही है कि कहीं पे भी एनर्जी चाहिए तो आप सीधे क्या अप्लाई कर देंगे, U इक्वल्स टू क्यू। जिस तरीके से आप यहां क्या अप्लाई करते थे, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। तो जो वो थ्योरी थी बस वैसा ही वर्जन मान लीजिए। तो अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि मान लीजिए कहीं पे पोटेंशियल है 3 वोल्ट, तो आपको सीधे क्या समझना है कि यहां पे पर कूलम 3 जूल एनर्जी है। अब मान लो वहां पे गेस्ट चार्ज लाए 2 कूलम का, तो बताओ एनर्जी कितनी होगी। तो सीधे आंसर क्या होगा सर, 6 जूल हो जाएगी, क्योंकि पर कूलम अगर 3 जूल है तो 2 कूलम के लिए 6 ही तो होगी। अच्छा, पर अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं चार्ज क्या है, -3 कूलम, क्या है स्टूडेंट्स, -3 कूलम, तो फिर एनर्जी क्या हो जाएगी, क्यूवी अप्लाई करोगे तो -9 जूल हो जाएगी। इजी है, क्यूवी है। तो अब आप समझिए कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है पोटेंशियल का, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताता क्या है। तो इसका जो मेन सिग्निफिकेंस है, सुनना स्टूडेंट्स ध्यान से, वो ये है दैट इट
decides the direction of charge flow. It decides the direction of charge flow. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या डिसाइड करता है कि चार्ज कहां फ्लो होगा, कैसे फ्लो होगा, किधर से किधर जाएगा. एग्जाम्पल, मान लो इफ केस चार्ज है ना, यानी इफ जो चार्ज है हमारा वो कैसा है, पॉजिटिव है. इफ चार्ज जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है. तो समझना स्टूडेंट्स, जैसे मान लो मैंने कहा ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है. एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, ज्यादा इजी होगा समझना. इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट है और इसका पोटेंशियल 7 वोल्ट. कितना, 2 और 7. तो यहां पे पर कूलम 2 जूल एनर्जी है, यहां पे पर कूलम 7 जूल एनर्जी है. अब मान लो आप ये येलो चार्ज लाए जो कि कितनी वैल्यू का है, 2.5 कूलम, या चलो 2 कूलम का है, देखा है 2 कूलम का. तो उसकी एनर्जी ए पे क्या होगी, तो ए पे होगी स्टूडेंट्स 4 जूल, और बी पे क्या होगी, तो आंसर होगा 14 जूल. तो 4 बड़ा है या 14, 14. तो यहां से यहां जाएगा, यानी यहां छोड़ देंगे तो यहां जा सकता है, पर यहां छोड़ देंगे तो यहां जा नहीं सकता. यानी इस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, लोअर पोटेंशियल, और इस पॉइंट को क्या कह सकते हैं, हायर पोटेंशियल. तो हायर पोटेंशियल वाली जगह ही उसकी एनर्जी ज्यादा है और लोअर पोटेंशियल वाली जगह उसकी एनर्जी कम है. तो यहां से यहां उसको ले जाना पड़ेगा और यहां से यहां वो खुद ब खुद चला जाएगा. यानी पॉजिटिव चार्ज की इच्छा करेगी कि हायर पोटेंशियल से कहां जाए, लोअर पोटेंशियल. तो पहले तो ये बात को लिखते हैं कि इफ चार्ज इज पॉजिटिव देन हायर पोटेंशियल, समझना स्टूडेंट्स, मींस मोर एनर्जी, मींस मोर एनर्जी. हेंस पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा, इट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. पर अब इसका दूसरा वर्जन भी है स्टूडेंट्स. क्या है इसका दूसरा वर्जन, क्या होता अगर हम एक चार्ज लेके आते, मान लो -2 कूलम का. कौन सा चार्ज लेके आते, -2. तो ए पे उसकी एनर्जी होती सर -4 जूल, और बी पे उसकी एनर्जी होती -14 जूल. तो अब बताओ -4 बड़ा होता है या -14, तो आंसर है -4 बड़ा होता है. यानी यहां रखेंगे तो यहां अपने आप चला जाएगा, पर यहां रखेंगे तो क्या होगा, मतलब -4 बड़ा होता है, -14 -4, तो यहां से यहां तो खुद चला जाएगा, पर यहां से यहां उसको लाना पड़ेगा, 10 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी. यानी अगर इफ चार्ज इज नेगेटिव स्टूडेंट्स देन हायर पोटेंशियल means lower energy. Higher potential means lower energy. Hence lower energy, तो चीजें कहां से कहां जा सकती है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी, तो उनको वर्क करना पड़ेगा ले जाने के लिए. हेंस हम क्या कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. याद रखिएगा ये बात, पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है, हायर से लोअर, पर नेगेटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है, लोअर से हायर. क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए हायर पोटेंशियल मतलब हायर एनर्जी, पर नेगेटिव चार्ज के लिए हायर पोटेंशियल मतलब लोअर एनर्जी. सब कुछ लिख डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी आप देख रहे हैं. फिर आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं. तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब बहुत बेसिक सी सिंपल मैथमेटिक्स की. तो अगर पॉइंट चार्ज है, अगर क्या है स्टूडेंट, पॉइंट चार्ज, ई क्या आया था हमारा, के क्यू बाय आर स्क्वायर. और आप समझ रहे हो ना क्यों आया था, क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज कर दिया था. तो क्योंकि फोर्स क्या होता है, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और एनर्जी क्या होती है, के क्यू क्यू अपॉन आर. तो डिवाइड बाय क्यू कर दिया, डिवाइड बाय क्यू कर दिया, तो वी का फॉर्मूला क्या आ गया, के क्यू अपॉन आर. एनसीईआरटी में भी बहुत सारी जगह ये वाला ग्राफ देखने को मिलता है कि अगर ग्राफ बनाए मान लो वी का ग्राफ कैसे बनेगा, मान लीजिए ऐसा. ये किसका ग्राफ है, वी का. तो अब ई का ग्राफ कैसे बनना चाहिए, एक बार वापस बना लेते हैं. वी का ग्राफ कैसे है, मान लीजिए ये किसका ग्राफ है, वी का. तो आप समझ रहे हैं क्यों ऐसा ग्राफ है, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो ऐसे ही तो होना चाहिए. जैसे जैसे आर बढ़ाएंगे वी कम होता जाएगा, आर जब 0 को टेंड करेगा तो वी इंफिनिटी को टेंड करेगा. अब मान लो मैं आपसे कहता हूं इसी ग्राफ पे ई का ग्राफ बनाते हैं, तो वो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा. क्यों ऐसा बनेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ई का ग्राफ क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा. यानी दोनों ग्राफ गिरते हुए हैं,
पर शुरू में देखने वाली बात क्या है, ऐसा लग रहा है कि कौन ज्यादा चल रहा है E और कौन कम चल रहा है V, पर ये कब तक चलेगा, जब तक R की वैल्यू क्या नहीं हो जाती 1 यूनिट। अरे R की वैल्यू क्या नहीं हो जाती स्टूडेंट्स 1 यूनिट, क्योंकि R की वैल्यू जब 1 होगी तब E और V बराबर हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, उसके बाद E ज्यादा रैपिडली गिरेगा। क्यों E ज्यादा रैपिडली गिरेगा, क्योंकि R स्क्वायर है, तो 1 से बड़ा नंबर डालोगे तो ये जल्दी गिरेगा, पर 1 से छोटा नंबर डालोगे तो उल्टा हो जाएगा, ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ये सिंपल मैथ्स की बात है, पर कई बार ये क्वेश्चन आ भी जाता है या कुछ इंटरप्रिटेशन आ भी जाता है। वैसे तो ये वैसे भी सही नहीं है कि आप एक ही ग्राफ पे दो अलग अलग चीजें दिखा रहे हैं, पर मान लीजिए दिखाते तो ऐसा कुछ ग्राफ मिलना चाहिए था, शुरू में कौन ऊपर चल रहा है E, बाद में कौन ऊपर चल रहा है V, और ऐसा क्यों हो रहा है आप समझ सकते। ऑलराइट स्टूडेंट, तो नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हम फटाफट से बात कर सकते हैं, बहुत ही इजी सी बात है, आप समझ ही गए होंगे अभी तक तो कि U क्या होता है, नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट। अब अगर मैं दोनों तरफ Q से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं स्टूडेंट्स, Q से, तो ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कुछ नहीं बल्कि क्या है, नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी दोनों तरफ पर यूनिट ही तो करना था। तो अगर U था माइनस इंटीग्रेशन ऑफ F इलेक्ट्रिक डॉट डी आर, तो दोनों तरफ Q से डिवाइड कर दिया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट स्टूडेंट्स। लिमिट इंफिनिटी से R है, और यही लिमिट अगर R1 से R2 हो जाए, अगर यही लिमिट R1 से R2 हो जाए, तो ये चीज क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये चीज क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हो गया, अगर आप V को लिख रहे हैं E के टर्म्स में, यानी इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, तो अगर आप इक्वेशन 1 को क्या कर दें, डिफरेंशिएट, तो यही चीज क्या हो जाएगी, dV इज इक्वल्स टू माइनस ई, यानी E किसके बराबर हो जाएगा, बोलिए, माइनस dV बाई डी आर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ नहीं बल्कि आपको बताती है किस ग्रेडियंट के साथ पोटेंशियल बदल रहा है, यानी किसी एरिया में ज्यादा फील्ड है यानी पोटेंशियल रैपिडली बदल रहा है, किसी एरिया में कम फील्ड है तो पोटेंशियल धीरे धीरे बदल रहा है, यानी E इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसीलिए अक्सर E की एक और यूनिट देखने को मिलती है, वोल्ट पर मीटर। क्या यूनिट देखने को मिलती है, वोल्ट पर मीटर, जो हम ज्यादातर न्यूटन पर कूलम बोलते आए थे, तो अब से आप E की यूनिट कई बार वोल्ट पर, यानी जितना E है, किसी एरिया में E अगर 20 है, यानी हर मीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, 20 वोल्ट कह सकते हैं। और अगर एक्स वाई जेड के टर्म्स में है फंक्शन, तो हमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी, पार्शियल डिफरेंशिएशन, कि भाई x के अलोंग जाने पे x के कंपोनेंट की वजह से ग्रेडियंट आएगा, पोटेंशियल चेंज होगा, y k कैप, z तो k कैप। क्या कहना चाहता हूं अभी समझ में आ जाएगा, एक एग्जांपल लूंगा तो, यानी ये हम E का फंक्शन लिख रहे हैं किसके टर्म्स में, x y और z के टर्म्स में। तो क्या है बोलिए, V क्या है, नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और E क्या है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। यही आपको बताना था रिलेशन बिटवीन E एंड V। एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्या है क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन तो पहले ये वाला कर लेते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एक रिंग के एक्सिस पे। आपको पता है आपको क्या करना है, यहाँ पे एक स्मॉल पार्ट ले लेना है पहले, और उससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये x है और ये r है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये रिंग का एक्सिस है, तो कोई सा भी पॉइंट ले लो, सबकी वजह से डिस्टेंस सेम है। तो मान लो ये चार्ज आपने dq लिया, इस वजह से पोटेंशियल dv है, तो वो dv क्या होगा बच्चों, वो dv होगा सर k dq अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या चलो रेडियस अपन ने कैपिटल R लिखा है तो कहते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dv। अच्छा v निकालना है तो सीधे सीधे क्या कर दीजिए, dv को इंटीग्रेट, क्योंकि ये तो स्केलर है, वेक्टर तो है नहीं,
तो क्या करेंगे, k dq अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, और किसका इंटीग्रेशन बच गया, dq का। तो dq का इंटीग्रेशन तो q होगा सीधे सीधे, तो पोटेंशियल कितना आ गया, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही है क्या। और इसमें भी अगर स्पेशल केस मान ले, अगर x क्या डाल दे, 0, यानी हम कहां पे चले जाएं, सेंटर पे, तो फिर पोटेंशियल क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर। आना भी चाहिए, क्योंकि जब आप सेंटर पे हो, जब आप कहां हो स्टूडेंट्स, सेंटर पे, तो हर पॉइंट की दूरी सेम ही तो हो गई आर के बराबर, तो इसलिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सीधे सीधे के क्यू बाय आर। इजी क्यों बता रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे इससे रिलेटेड, अभी बताता हूं कैसे। फटाफट इसको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वेरी क्विकली देन, calculate the work done to displace a charge q from center of one ring to the center of the other ring। मान लो यहां पे एक चार्ज q को O1 से उठा के O2 पे रखना है, ट्राई कर लीजिए। तो आप बोलोगे ठीक है सर, जो भी आप वर्क करोगे वो क्या होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। फाइनल क्या है, O2। समझ गए ना। दो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है, एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर पे चार्ज को ले जाना है। तो आप बोलोगे सर ठीक है, तो लिख दो Q इंटू वी, O1 से O2 ले जाना है, V एट O2 माइनस Q इंटू वी एट O1, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है QV। अब सवाल ये उठता है कि V क्या होगा O2 पे, तो O2 पे V क्या होगा, तो वो होगा KQ2 अपॉन R। क्यों, क्योंकि ये तो इस रिंग का सेंटर ही है। पर मत भूलिए, इस रिंग का सेंटर इसकी फील्ड में भी तो है, यानी ऐसा थोड़ी होगा कि ये पॉइंट इसकी फील्ड से बाहर ही है, ये दूरी भी तो कुछ मिनिमम मतलब लिमिटेड ही है। यानी जब आप O2 पे पोटेंशियल लिखेंगे तो उसके अलावा इसकी वजह से भी लिखेंगे, तो क्या होगा, के Q1 अपॉन रूट टू आर। रूट टू आर क्यों, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, ठीक है, माइनस, बोलो Q दो कॉमन आ गया, P एट O1 क्या हो जाएगा, तो Q1 की वजह से तो के Q1 अपॉन आर, और Q2 की वजह से के Q2 अपॉन रूट टू आर। तो क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये के क्यू बाय आर तो कॉमन आ गया, और यहां क्या बच गया, Q2 माइनस Q1 इंटू 1 माइनस 1 बाय, यही आ रहा है क्या, ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या, यही आपका आंसर आ रहा है क्या। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि रिंग के यहां से यहां ले गए, इस पॉइंट से उस पॉइंट पे ले गए, तो आपको क्या पता होना चाहिए, रिंग की वजह से पोटेंशियल लिखना आना चाहिए। एक और बात, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यहीं से बनी है टर्म। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होगा, वन इलेक्ट्रॉन को जब 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कराएं, वन इलेक्ट्रॉन को जब 1 वोल्ट, सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग बट एनर्जी acquired when an electron is accelerated through 1 volt। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी है जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, तो इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने पढ़ा है ना अपने केमिस्ट्री में भी, तो 11th क्लास में। तो आप किसके बराबर कह सकते हैं, क्योंकि अगर इसको आप कूलम में कन्वर्ट करेंगे और वोल्ट को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, 1 जूल पर कूलम, हेंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ गई बात, ऐसे ही बता दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, आपके काम की चीज है। और कैसे आई, तो आइंदा से आपको पता होना चाहिए कि अगर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है, इसका मतलब कितनी एनर्जी है वो, जितनी एक इलेक्ट्रॉन को 9 वोल्ट से एक्सेलरेट कराने पे चाहिए होती। लिख डालिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो a uniform electric field of 20 न्यूटन पर कूलम exists in the vertically downward। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अक्यूट एंगल पे जाते हैं, इस पे जाते हैं अक्यूट एंगल पे, तो देखना स्टूडेंट्स, ये होता है माइनस ई डॉट डी आर, डॉट हटेगा तो कॉस थीटा आएगा, तो कॉस थीटा आएगा तो वो पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव होगी, तो डेल्टा वी होगा नेगेटिव, दैट मींस पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या उससे एक्यूट एंगल पे जाएंगे तो पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होगा। पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑब्ट्यूस एंगल पे जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से किस पे जाएंगे,
ऑब्ट्यूस एंगल, यानी उसके अगेंस्ट या उसके मतलब होता है ना ऑब्ट्यूस एंगल पे जाएंगे, तो फिर क्या होगा, अगर थीटा ऑब्ट्यूस हुआ तो फिर क्या होगा, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, डॉट हटेगा तो कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी पोटेंशियल बढ़ेगा तो पोटेंशियल यहां पे इंक्रीज करेगा। कब, जब आप कहां जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट या उसके ऑब्ट्यूस एंगल पे। हेंस अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे जाते हो, परपेंडिकुलर, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे जाते हो स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर, तो उसके इसमें थीटा क्या हो जाएगा 90 और डेल्टा वी क्या हो जाएगा 0, यानी पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। यानी पोटेंशियल सिर्फ कब चेंज होता है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग या उसके ऑपोजिट जाते हो, परपेंडिकुलर जाने पे पोटेंशियल चेंज नहीं होता। अब आप ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा समझ पाओगे। क्या है क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में स्टूडेंट्स, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वन गोज अप बाय 20 सेकेंड। तो अगर फील्ड के उल्टा जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा ना, तो इसीलिए आप लिख सकते हो ना डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, डेल्टा वी इक्वल्स टू ई की जगह क्या लिख पा रहे हो 20, डी आर की जगह डी वाई, और क्या लिख पा रहे हो आगे कॉस 180। कॉस 180 क्यों, क्योंकि ई और डी आर का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो डेल्टा वी क्या आ गया माइनस माइनस प्लस, और डी वाई कितना हो गया 0.2, क्योंकि ये 0.2 ही हुआ ना, 20 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे आप, तो ये कितना आ गया बोलिए 4 जूल, 4 वोल्ट ना आ गया स्टूडेंट्स 4। कब, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जा रहे हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाते तो पोटेंशियल डिक्रीज होता। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या गिवन है 9x²। तो आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ऐसे केस में, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। इसे हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अभी हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स, तो एक्स वाली टर्म आएगी, यहां वाई यहां जेड, तो वाई और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तब तो जीरो ही आएगा, क्योंकि वाई और जेड की टर्म तो यहां है ही नहीं। हेंस अपना आंसर क्या हो जाएगा, खाली माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप, यानी आंसर क्या हो जाएगा माइनस 18x आई कैप। अब x की वैल्यू कितनी है 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी माइनस 18 वोल्ट पर मीटर आई कैप। इजी राइट स्टूडेंट्स, इजी, कुछ भी नहीं किया हमने, बस डिफरेंशिएट किया और माइनस से मल्टीप्लाई किया। हाँ, अब आप बोल सकते हो सर क्या होगा अगर इसमें y और z की टर्म्स भी होगी, तो ऐसा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो लास्ट बात कर लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन, p क्या दे रखा है x y स्क्वायर z क्यूब, p क्या दे रखा है x y स्क्वायर z क्यूब, और e हमें निकालना है, तो वो क्या होगा डेल v बाई डेल एक्स। आप पहले ट्राई कर लीजिए खुद, डेल v बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल v बाई डेल z के कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तब y z को कांस्टेंट मानिए, तो सिर्फ x को डिफरेंशिएट करिए, y z को कांस्टेंट मानिए, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 y स्क्वायर z क्यूब आई कैप, फिर y को डिफरेंशिएट करिए, x और z को कांस्टेंट मानिए, x और z की टर्म को तो छेड़ना नहीं है, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो गया, तो 2xyz क्यूब कैप। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं। अब आप z को डिफरेंशिएट करिए x y को कांस्टेंट मानते हुए, तो z क्यूब का हो जाएगा 3z स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 3xy स्क्वायर z स्क्वायर के कैप। अब ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में। अब आपको बस वैल्यू डालनी है, x की वैल्यू डालनी है कितनी 1, y की वैल्यू क्या डालनी है -1, और z की वैल्यू क्या डालनी है 2। देख लीजिएगा कोई मैथमेटिकल एरर ना हो जाए, 1 -1 2, 1 -1 2, तो ये क्या आ रहा है देखिए, आपका आंसर मेरे से मैच हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये तो स्क्वायर हो गया, तो ये तो 8 आई कैप हो गया,
फिर ये -2 इंटू 8 यानी -16 जे कैप हो गया, और ये 3 इंटू 4 यानी क्या हो गया 12 के कैप हो गया। ठीक है, तो ये भी माइनस था पर स्क्वायर हो गया, इसमें स्क्वायर नहीं हो पाया, इसमें भी स्क्वायर हो गया, इस वजह से ये कुछ ऐसा आ गया। अब माइनस अंदर भेज दीजिए, 8 -8 आई कैप प्लस 16 जे कैप -12 के कैप, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको पता ही है आप क्या कर सकते हैं, को स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर दीजिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा आज क्या क्या हमने बात कर ली। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ई और वी, ई और वी, ई और वी। अब ये पूरा चैप्टर इसी के आसपास घूमेगा। ई क्या बताता है स्टूडेंट्स, फील्ड में कितना वहां पे फोर्स है। वी क्या बताता है स्टूडेंट्स, फील्ड में वहां पे कितनी ज्यादा एनर्जी है। क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर या V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। आई होप सारी बातें आपने धीरे धीरे समझ ली होगी, पोटेंशियल का मतलब आपने समझ लिया होगा। आगे अब अगली क्लास में इसी को आगे बढ़ाएंगे, पर आप पहले इतना अच्छे से रिवाइज करिए और उसके बाद थोड़े इसके बेसिक क्वेश्चंस करिए, फिर हम और क्वेश्चंस और मिसलेनियस क्वेश्चंस लेके लौटेंगे अगली क्लास में। फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, वो भी हम हो सकता है अगली क्लास या उससे अगली क्लास में बात शुरू कर दें, पर आप पहले इतना रिवाइज करिए, पुराना रिवाइज करिए, जो क्वेश्चंस हम शेयर कर रहे हैं उनको करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू वेरी सून। बाय बाय। If you enjoyed this video, please don't forget to like, share and subscribe to our channel.